इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 91। सबकी निगाहों के सामने हरे पंखों वाली उड़ती हुई चिड़िया जेड गाड़ी आखिरकार उतरी। राजमहरा 4 प्यारी लड़कियों का हाथ थामे हुए बाहर निकले। स्वागत है पत्नी। अधिकारियों ने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया। उनकी गति इतनी अधिक थी कि यह सम्राट के दौरे से भी अधिक थी। झुकने के बाद अधिकारियों ने अपने सिर उठाए और ध्यान से राजमहरा को नाप लिया। उनका नाप लेने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने अपने दिल में उनकी प्रशंसा की, जैसा कि उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग के पत्नी से उम्मीद की जाती है। वह सुंदर और बेजोड़ थे। राजमहरा के सुंदर रूप से कुछ अधिकारी प्रभावित हुए। राजमहरा को अपनी बेटियों के साथ आगे बढ़ते देख प्रकाश जल्दी से आगे बढ़ गया। नमस्कार पत्नी, मैं प्रकाश हूँ, शाही दरबार का प्रमुख। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजमहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। क्या है? भाई जुंगियन ने कहा, आज राजकुमारी का जन्मदिन है। परंपरा के अनुसार मुझे जन्मदिन का भाषण लिखना है। हालांकि कॉन्सर्ट, आप वर्तमान साहित्यिक संत हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए इसे लिखना सबसे अच्छा है। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। जरूर। शाही दरबार के प्रभारी अधिकारी के रूप में प्रकाश की स्थिति वर्तमान प्रधानमंत्री के बराबर थी। लेकिन जब उसने राजमहरा का सामना किया तो उसका लहजा सम्मानजनक था, उसका रवैया विनम्र था और वह ईमानदारी से भरा था। उसने जो छोटी सी बात मांगी थी उसके लिए राजमहरा स्वाभाविक रूप से मदद करने के लिए खुश था। जब उसने राजमहरा को सहमत होते देखा तो प्रकाश की अभिव्यक्ति तुरंत चमक उठी। उसे पूरा विश्वास था कि कॉन्सर्ट को इतनी दूर से बधाई शब्द लिखते देखना निश्चित रूप से उसके साहित्यिक विकास के लिए फायदेमंद होगा। चंद ने तब मंत्रियों के एक समूह को आगे लाया ताकि वे साहित्यकार संत को उनकी अद्वितीय साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देख सकें। प्रकाश ने एक शिष्य से एक ब्रश लिया और उसे सम्मानपूर्वक राजमहरा को सौंप दिया। फिर उन्होंने कागज का एक सफेद टुकड़ा निकाला और कागज की चिकनाई बनाए रखने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। पत्नी, कृपया आगे बढ़ें। राजमहरा ने सिर हिलाया और कागज पर लिखने से पहले परम रहस्यवादी सूत्र से जन्मदिन की कविता खोजी। जब दिव्य ड्रैगन सूर्य को देखता है तो अमर फीनिक्स युवा को पोषण देता है। एक महान अग्नि आकाश पर राज करती है और एक मोती पूर्णिमा का सामना करता है। नई सुनहरी टोकरी के सामने कोई गीत गाता है। आज जन्मदिन का जश्न है और दीर्घायु का उत्सव है। राजमहरा को इतनी आसानी से इतना शानदार जन्मदिन संदेश लिखते देखकर प्रकाश, चंद्र और अन्य लोग प्रशंसा से भर गए। साहित्यिक संत से जैसी अपेक्षा थी, पत्नी ने सहजता से ऐसी उत्कृष्ट कृति लिखी। ये जन्मदिन संदेश भव्य, शानदार और शानदार है। कविता सामंजस्यपूर्ण और परिष्कृत है। ये वास्तव में एक संत की उत्कृष्ट कृति है। महारानी के पति की उत्कृष्ट कृति को व्यक्तिगत रूप से देखना एक दुर्लभ दृश्य है। कितना प्रभावशाली। सभी की प्रशंसाओं के बीच अविनाश और अजीत सरीन रूही और कई शाही परिवार के सदस्यों के साथ चले गए। राजमहरा को बधाई देने के बाद अविनाश और अन्य लोगों ने अपना ध्यान राजमहरा द्वारा लिखे गए जन्मदिन के संदेशों पर केंद्रित किया। जब उन्होंने इसे देखा तो वे चौंक गए और प्रभावित हुए। अविनाश ने उत्साह से रूही के छोटे सिर को सहलाया। रूही, महारानी के पति की ओर से यह टोस्ट इस जीवन में आपके लिए एक अनमोल उपहार होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो। रूही खुशी से मुस्कुराए। धन्यवाद सर। राजमहरा ने धीरे से उसका सिर सहलाया। आपका स्वागत है। जब सभी उपस्थित लोगों ने देखा कि राजमहरा रूही के प्रति कितने सौम्य हैं तो वे ईर्ष्या की दृष्टि से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कॉन्सर्ट द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना निश्चित रूप से गर्व की बात थी। रूही, एक छोटे से देश की राजकुमारी, कॉन्सर्ट के संरक्षण में एक दिन निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगी। मैं रूही को उपहार देने वाली पहली व्यक्ति बनने वाली थी, लेकिन डैडी ने मुझे हरा दिया। ये देखकर कि राजमहरा द्वारा लिखे गए जन्मदिन के संदेश को उपहार के रूप में माना गया था, अनन्या ने जल्दी से अपना लिखा पत्र निकाला। रूही, यह मेरा नोट है। मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। रूही ने निमंत्रण लिया। धन्यवाद बहन अनन्या। सभी ने अनन्या की लिखावट को देखा और पाया कि उसकी सुलेख बोल्ड और सुरुचिपूर्ण थी। एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वह बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। कॉन्सर्ट की बेटी से जैसी उम्मीद थी। इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन सुलेख कला के लिए वह भविष्य में बहुत निपुण होगी। इस समय रिया ने अपनी पेंटिंग निकाली। रूही, यह मेरी पेंटिंग है। इसमें सितारे हैं जिन्हें मैंने अपने पिता से बनाना सीखा था। तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। वाह, कितना प्यारा सितारा है। रूही को तुरंत खुशी हुई जब उसने आंखों वाला 5 नुकीला सितारा देखा। अलीशा ने भी जल्दी से अपना बनाया हुआ फूलदान निकाला। रूही, ये तुम्हारे लिए पर्पल ऑर्किड बटरफ्लाई फ्लावर है। तुम्हें हमेशा की तरह ही प्यारा दिखना चाहिए। मेरे पास स्पिरिट फ्लेम फ्लाइंग वम भी है। इसे रात में लैंप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। राधिका ने रूही की बाहों में स्पिरिट फ्लेम फ्लाइंग वम का एक बड़ा जार भी भर दिया। रूही ने खुशी खुशी सभी उपहारों को गले लगा लिया। धन्यवाद बहन अनन्या, बहन रिया, बहन अलीशा और बहन राधिका, मैं बहुत खुश हूँ। अनन्या, रिया और अलीशा ने बड़ों की तरह रूही के सिर पर थपथपाया। हम तुम्हारी बहनें हैं, इसलिए बेशक हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। राधिका ने भी रूही के छोटे से सिर को सहलाया। ठीक है, मेरे साथ तुम हमेशा खुश रहोगी। जब सभी ने चारों छोटी लड़कियों के हाव भाव देखे तो वे जोर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही वे बेहद ईर्ष्यालु भी थे।
कॉन्सर्ट की चारों बेटियां वाकई अनोखी और प्यारी थीं। ये देखकर कि सभी यहाँ थे, अविनाश ने कहा, कंसोर्ट कृपया हॉल में आएं और बैठ जाएं। ठीक है, राजमेहरा ने सिर हिलाया और चारों छोटी लड़कियों और रूही को हॉल में ले आया। हॉल में ऊंचे मंच पर केवल एक टेबल थी। सभी जानते थे कि वह राजमेहरा की सीट थी। उसके सामने ब्लू क्लाउड नेशन के सम्राट अविनाश को भी दूसरी सीट लेनी पड़ी। हालांकि क्योंकि रूही अनन्या और बाकी लोगों के साथ खेलना चाहती थी, इसलिए वह भी राजमेहरा के साथ बीच में बैठ गई। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। 3 बार शराब पीने के बाद महल के पहरेदारों की अगुवाई में लोगों का एक समूह तेजी से अंदर आया। नेता बेहद लंबा और कठोर था। उसने काले कवच और जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे और जो हाथ खुले थे वे मांसल थे। राजमेहरा को देखने के बाद वह जल्दी से एक घुटने पर झुक गया और अपने दाहिने हाथ को सलामी देने के लिए अपने दिल पर रख दिया। इन्फर्नो जनजाति के नेता बहेरितु कॉन्सर्ट का अभिवादन करते हैं। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। उठो। बहेरितु ने फिर से राजमेहरा की ओर देखा। उसने खुद से सोचा, 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में एक बड़े शख्स से जैसी उम्मीद थी, वह वास्तव में वैसा ही है जैसा बहेरिन ने कहा था। वह एक पावर हाउस की तरह लग रहा था। पत्नी, मैंने सुना है कि आज ब्लू क्लाउड नेशन की छोटी राजकुमारी का जन्मदिन है। मुझे लगा कि पत्नी आ रही है, इसलिए मैं अपनी बिरादरी से कुछ उपहार लेकर आया हूँ जो मैं पत्नी और छोटी राजकुमारी को भेंट करना चाहता हूँ। बहेरितु ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे अपने साथ लाए गए बक्से खोलें। वे सभी कीमती सामान थे। अविनाश और अन्य लोग अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर पत्नी न होती तो बहेरितु की बेअदबी के साथ वह इतनी विनम्रता से उपहार देने की पहल कैसे कर सकता था। जब उन्होंने ये सोचा तो सभी को लगा कि ब्लू क्लाउड नेशन राजमेहरा से मिलने के लिए बेहद भाग्यशाली था। इस समय राजमेहरा की नज़र फिर से बहेरितु पर पड़ी और उसने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, क्या तुम राक्षसी तकनीकें सीख रहे हो? बहेरितु चौंक गया और जल्दी से बोला, मैंने अपने पूरे जीवन में केवल मार्शल आर्ट और शक्ति प्रशिक्षण का अभ्यास किया है और मैंने कभी किसी शैतानी विद्या का अभ्यास नहीं किया। पत्नी, क्या तुम इसलिए पूछ रही हो क्योंकि मेरे बारे में कुछ अजीब है? हाँ, राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। यह उत्सव स्थल गंदगी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा। उफ, उसने तुरंत राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया। भयानक आध्यात्मिक भावना ने सभी के दिलों को हिला दिया, मानो वे प्राचीन भगवान के दबाव को सहन कर रहे हों। फिर सभी ने इसे देखा। कहीं से एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया और हॉल के ऊपर लगभग आधे आसमान को ढक लिया। सुनहरे ताड़ के पेड़ ने बहेरितु को पकड़ लिया और उसके शरीर से एक काली भूत छाया को बाहर निकाला। उफ, उसने अपना हाथ कस लिया और काली भूत छाया को गैस में दबा दिया। सभी चौंक गए। बहेरितु इतना भयभीत हो गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे पसीना आ गया। अध्याय 92। बहेरितु ने जल्दी से सिर झुकाया। पत्नी, क्या हो रहा है? राजमेहरा ने शांति से कहा, तुम पर भूत का साया था। उसने शुरू से ही बहेरितु के शरीर में छिपी भूतिया गैस को देखने के लिए अपने सम्राट क्षेत्र की साधना पर भरोसा किया था। अगर बहेरितु जानबूझकर भूतदाव की साधना कर रहा था तो राजमेहरा उसे महल से बाहर फेंक देगा और उसे खुद की देखभाल करने देगा। आखिरकार आज रूही का जन्मदिन था। बच्चों का समूह उत्सव के मूड में था। उन्हें बुरी आत्माओं को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी अभी बहेरितु ने कसम खाई थी कि वह भूतदाव की साधना नहीं करेगा। राजमेहरा ने निष्कर्ष निकाला कि उसे भूत का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए उसने राक्षस आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और भूत को कुचलने के लिए इसे एक अदृश्य हाथ में बदल दिया। ये सुनकर बहेरितु अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर कॉन्सर्ट ने यह नहीं खोजा होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में पहले से ही भूत छिपे हुए हैं। सौभाग्य से वह कॉन्सर्ट को उपहार देने के लिए दौड़ा, अन्यथा उसे पता भी नहीं चलता कि वह ज़ोंबी बन गया है या नहीं। फिर बहेरितु ने दोनों घुटनों के बल पर राजमेहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये पहले से ही इन्फर्नो जनजाति का सबसे बड़ा सम्मान था और यह किसी देवता को सम्मान देने के बराबर था। वह खड़ा हुआ और पूछा, संरक्षक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस भूत आत्मा का साधना स्तर क्या है? मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? राजमेहरा ने कहा, यह अभी तक रहस्यवादी क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। भले ही आपकी साधना इससे अधिक है, लेकिन आपकी मानसिक शक्ति मजबूत नहीं है, इसलिए आपने इसे मौका दिया। बहेरितु ने विस्मय में सिर हिलाया। वह अपने पूरे जीवन में अपनी साधना को बढ़ाने और अपने शरीर को मजबूत करने पर केंद्रित था और उसने कभी अपनी मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने पर ध्यान नहीं दिया। कॉन्सर्ट ने सही निशाना साधा, जैसा कि एक सम्राट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति से अपेक्षित था। अजीब बात है, मुझे भूत ने कहां से ग्रस लिया? बहेरितु ने असमंजस में अपने सिर के पीछे खुजलाया। प्रकाश इतिहास का अच्छा जानकार था और जानकार था। उसने पूछा, इन्फर्नो जनजाति के नेता, क्या आप लोग नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड पर गए हैं? पिछली बार जब राजमेहरा ब्लू क्लाउड नेशन में उतरे थे तो उन्होंने इन्फर्नो जनजाति को ब्लू क्लाउड नेशन की सीमा से 7000 किलोमीटर दूर जाने के लिए मजबूर किया था। उसने जो देखा और सुना था उसके साथ मिलकर प्रकाश ने निर्धारित किया कि इन्फर्नो जनजाति की वर्तमान गतिविधि सीमा में नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड शामिल है।
आखिर नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड ब्लू क्लाउड नेशन से 10,000 किलोमीटर की परिधि में सबसे बड़ा भूतिया स्थान था। वह स्थान 10,000 साल पहले से एक विशाल कब्रिस्तान था। अंदर दफनाए गए लोग सभी सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में मारे गए थे। इसके अलावा ये कहा जाता था कि कई अकेले आत्माएं और भूत जो दूर युद्ध में मर गए थे बड़ी संख्या में वहां उमड़ पड़े थे। ये कल्पना करना आसान था कि अंदर के भूत कितने नाराज और हत्यारे थे। बहेरटू ने अचानक अपना सिर थपथपाया और भयभीत होकर बोला, ठीक है, मैं कल अपने कबीले के लोगों को शिकार के लिए लाया था और नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड से गुजरा था। मुझे लगता है कि उस समय मुझ पर भूत सवार था। अविनाश सरीन ने जल्दी से पूछा, आप कितने लोगों को वापस लाए हैं? 1,000। बहेरटू कांप उठा। यहाँ तक कि उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जो आंतरिक और बाहरी रूप से दोहरी खेती करते थे वे भी भूत के कब्जे में थे। ये स्पष्ट था कि उसके अधीनस्थों में से किसी को भी नहीं बख्शा गया था। प्रकाश ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि स्थिति खराब है। इस समय नरक जनजाति का एक योद्धा हॉल में भाग गया। नेता, बुरी खबर है। बहेरटू ने जल्दी से पूछा, क्या लोग प्रेत बाधित हैं? योद्धा ने कहा, हाँ, हमारे कबीले के हजारों लोग अचानक पागल हो गए और लोगों को मार डाला। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि कम से कम 10,000 दुष्ट आत्माओं की एक लहर हमारे कबीले की ओर बढ़ रही है। किसी ने देखा कि नेतृत्व में दुष्ट आत्मा 10 फीट लंबी थी और उसने काले ड्रैगन युद्ध कवच पहने हुए थे। ये बहुत भयानक था। इसके अलावा वह यान राज्य को पुनर्जीवित करने के बारे में चिल्ला रहा था। ये सुनकर प्रकाश की नजर कांप उठी। यान राज्य, ब्लैक ड्रैगन कवच, क्या ये यान राज्य के इतिहास में नंबर 1 जनरल नहीं है? संदीप, जब संदीप जीवित था तब उसे ब्लैक ड्रैगन किलिंग स्टार कहा जाता था और उसे यान राज्य के इतिहास में नंबर 1 किलिंग जनरल के रूप में पहचाना जाता था। उसकी युद्ध शैली भयंकर और निर्दयी थी। अतीत में उसने 200,000 ब्लू क्लाउड नेशन के लोगों को मार डाला था। यान राज्य मूल रूप से ब्लू क्लाउड नेशन के पास एक छोटा सा देश था। दोनों देशों के बीच लगातार घर्षण होता था और युद्ध आम बात थी। संदीप ने युद्ध में ब्लू क्लाउड नेशन के बहुत से लोगों को मार डाला था और दोनों देशों के बीच दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया था। 3,000 साल पहले ब्लू क्लाउड नेशन के सम्राट ने संदीप को मारने के लिए बहुत ताकत लगाई और आखिरकार यान राज्य को अपने कब्जे में करने में सफल रहे। प्रकाश को लगा कि अगर उसने सही अनुमान लगाया तो चूंकि संदीप के भूत ने अचानक बुरी आत्माओं को बाहर निकाल दिया, इसलिए उसका अंतिम लक्ष्य ब्लू क्लाउड नेशन ही होना चाहिए। अविनाश सरीन ने भी इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा था। उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। जब संदीप जीवित था तो वह एक संकट था। उसे मरे हुए 3,000 साल हो चुके थे और यह पता नहीं था कि उसकी साधना का स्तर कितना भयानक हो गया था। इसके अलावा उसके अधीन भूत आत्माएं भी आसानी से बहेरटू पर कब्जा कर सकती थीं। अगर उन्हें लोगों पर कब्जा करना जारी रखने दिया जाता तो शायद जल्द ही और भी कई बुरी आत्माएं आ जातीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संदीप इतना दृढ़ निश्चयी होगा। अगर वह हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन संदीप 3,000 साल पहले ही आध्यात्मिक चक्रचरण के शिखर पर था। अब जब वह एक दुष्ट आत्मा में बदल गया है तो उसकी ताकत और भी भयानक होनी चाहिए। जहां तक हमारे देश के सबसे शक्तिशाली जनरल की बात है, वह भी आध्यात्मिक चक्रचरण के मध्य चरण में है। अविनाश सरीन चिंतित थे। दादाजी, चिंता मत करो, चाचा यहाँ हैं, रूही ने अचानक चिल्लाया। उसकी चीख ने हॉल में चिंतित लोगों को तुरंत चुप करा दिया। सभी ने राज मेहरा की ओर देखा। ये सही है, जब पत्नी आसपास है तो वे परेशान करने वाले संदीप से क्यों डरेंगे? अविनाश सरीन जल्दी से आगे बढ़े और झुके। मैं दुष्ट आत्मा का विरोध करने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे फिर से बचाएं। पत्नी, बहेरटू ने भी कहा, कृपया लोगों को बचाएं। ईसा, मौजूद अधिकारियों ने जल्दी से कहा, पत्नी कृपया कार्रवाई करें। राज मेहरा ने सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना था, नहीं तो अगर बुरी आत्मा ने ब्लू क्लाउड नेशन पर आक्रमण किया तो भविष्य में उसके पास घर नहीं होगा। बेशक लोगों को आपदा से बचाना भी अपनी बेटियों के दिलों में एक उच्च और शक्तिशाली छवि स्थापित करने का एक अवसर था। कौन पिता अपनी बेटियों के दिलों में हीरो नहीं बनना चाहेगा? जैसा कि उम्मीद थी, जब उन्होंने देखा कि राज मेहरा फिर से हीरो बनने जा रहा है तो छोटी लड़कियां खड़ी हो गईं। पिताजी, चलो आपके साथ भूतों का शिकार करने चलते हैं। पिताजी, हम बुरे भूतों को मारने के बाद वापस खाने आएंगे। हाँ, मैं ड्रमस्टिक नीचे रख दूंगी। बेहतर होगा कि मैं पहले एक निवाला खा लूं, पिताजी के खाने के बाद मैं बाकी खा लूंगी। 4 छोटी लड़कियां फिर राज मेहरा को परेशान करने लगीं। राज मेहरा ने अपनी चारों बेटियों के चिंतित भाव देखे और खुशी से सिर हिलाया। ठीक है डैडी, अब तुम लोगों को वहां ले जाएंगे। अविनाश सरीन, बहेरटू और अन्य लोग खुशी से झूम उठे। कॉन्सर्ट की मदद से वे न केवल संदीप से छुटकारा पा सकेंगे बल्कि शायद वह पूरे नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड को भी साफ कर सकेगा और दुनिया में शांति वापस ला सकेगा। इन्फर्नो ट्राइब से 1 किलोमीटर बाहर। भागो हर कोई, अपने ऊपर से भारी सामान फेंक दो और जितनी जल्दी हो सके भागो। बहेरिन सभी बचे हुए लोगों के साथ तेजी से भाग रहा था। उनके पीछे 1 मील से भी कम दूरी पर 15,000 से अधिक बुरी आत्माएं थीं। जहां भी बुरी आत्माएं जाती थीं, वहां काला धुआं उठता था और जंगल में खून भर जाता था।
हवा में दुख भर जाता था और लोग डर और निराशा से भर जाते थे। अध्याय 93। इसलिए ब्लू क्लाउड नेशन की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर वे सभी जगहें जहां दुष्ट आत्माएं कहर बरपाती थीं अस्त व्यस्त थीं। इस समय ये सिर्फ इन्फर्नो जनजाति नहीं थी, अलग अलग आकार की 100 से ज्यादा अन्य जनजातियां भी दक्षिण से उत्तर की ओर भाग रही थीं और वे ब्लू क्लाउड नेशन की ओर बढ़ रहे थे। अरे, इन भूतों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें कहाँ भागना चाहिए? बहेरिन ने अपने दांत पीस लिए और बेचैनी महसूस करते हुए अपने पीछे काले आसमान को देखा। वह ब्लू क्लाउड नेशन की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई दी। काश उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी वहां होती। अगर उसका बड़ा भाई बहेरटू उसकी मदद कर पाता तो चाहे कितने भी भूत क्यों न हो, कोई समस्या नहीं होती। ओटिल्ड, एक रक्तलाल रोशनी शून्य को चीरती हुई इन्फर्नो जनजाति के पीछे उतरी। बहरीन और अन्य लोग चौंक कर इधर उधर देखने लगे और उन्होंने देखा कि खून की रोशनी तेजी से जमीन पर फैल रही है। मात्र 2 से 3 सेकंड में 1000 फीट की एक विशाल बाधा बन गई। धमाका! सामने वाला भूत इस बाधा से टकराया और तुरंत एक बहरा कर देने वाली आवाज निकाली। सौभाग्य से उनमें से कोई भी बाधा को तोड़ नहीं सका। हमारा उद्धारकर्ता यहाँ है। बहरीन बहुत खुश था। हमला करने वाला व्यक्ति आसानी से भूतों को रोक सकता था, जिसका मतलब था कि उसकी ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी। उसने ऊपर देखा और एक विशाल सफेद पक्षी को आसमान से उड़ते हुए देखा। उसकी पीठ पर दर्जनों लोग खड़े थे। उसके सामने एक ग्रे लबादा और टोपी पहने एक सुंदर आदमी था। उसकी पीठ पर बैंगनी सुनहरे महोगनी की तलवार थी। क्या ये टाइगर ड्रैगन माउंटेन का स्वर्ग मास्टर सुयश है? बहरीन प्रशंसा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। पूर्वी बंजर भूमि में टाइगर ड्रैगन माउंटेन एक 10,000 साल पुराना संप्रदाय था जो भूतों से निपटने में माहिर था। उनके संप्रदाय के गुरु सुयश एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जो भूतों को वश में करते थे। उन्हें स्वर्ग मास्टर सुयश कहा जाता था। बहेरिन जैसे क्रूर और बर्बर आदिवासी व्यक्ति को भी उन्हें देखकर कुछ सम्मान दिखाना पड़ता था। जब सुयश और अन्य लोग जमीन पर उतरे, बहेरिन जल्दी से आगे बढ़ा और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। सर, आप टाइगर ड्रैगन माउंटेन के स्वर्गीय मास्टर सुयश हैं, है ना? हाँ, सुयश ने थोड़ा सिर हिलाया। बहेरिन प्रसन्न हुआ और जल्दी से बोला, कृपया दुष्ट आत्मा को वश में करें, स्वर्गीय मास्टर सुयश। हमारी नरक जनजाति और सैकड़ों अन्य जनजातियां गड़बड़ में हैं। अगर हम इन भूतों से छुटकारा नहीं पाते तो हम घर वापस नहीं लौट पाएंगे। अफवाह थी कि सुयश अपने शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाना पसंद करता था और भूतों के निशान खोजने के लिए भूतों की तलाश करने वाली आत्मा कलाकृतियों का उपयोग करता था। बहेरिन को लगा कि अफवाहें सच थीं। वह आज सुयश से मिलकर वाकई भाग्यशाली था। सुयश ने उसे शांति से देखा। टाइगर ड्रैगन माउंटेन बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहता है और हमारे संप्रदाय की नींव के रूप में दुनिया में शांति वापस लाना चाहता है। लोगों को बचाने के बारे में आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहेरिन ने तुरंत चुप हो गई। सुयश ने फिर दूर की बाधा को देखा और कहा, मेरा मिस्टिक मून फॉर्मेशन अब केवल 30% भूमिका निभा सकता है। यह इन भूतों को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। तुम सब मेरे साथ मिलकर हमला करो और इन भूतों को मार डालो। जब उसके पीछे खड़े शिष्यों ने यह सुना तो उन्होंने अपनी महोगनी तलवारें निकाल लीं। हाँ गुरु, सुयश ने अपना दाहिना हाथ आसमान की ओर किया। 10 से ज्यादा रक्त लाल रोशनियां आसमान में उठी और शक्तिशाली शक्ति वाले 10 से ज्यादा जटिल तावीजों में बदल गईं। ये 9 स्वर्ग दिव्य दानव तावीज आत्मा के तावीज हैं। इन्हें तलवार पर चिपकाने से इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। याद रखें कि इन्हें खोना नहीं है। हाँ, अपने शिष्यों को सिर हिलाते देख सुयश ने एक मंत्र पढ़ा और इन तावीजों को सभी की तलवारों पर रख दिया। बहेरिन ने देखा कि 9 स्वर्ग दिव्य दानव तावीज और महोगनी तलवार के एक साथ मिल जाने के बाद भयानक दिव्य दानव बिजली की शक्ति तुरंत भड़क उठी। बिजली की शक्ति उज्ज्वल ऊर्जा से बनी थी और यह अत्यधिक अंधेरे ऊर्जा वाले भूतों की दुश्मन थी। बहेरिन ने तुरंत अपने दिल में उनकी प्रशंसा की। स्वर्गीय गुरु सुयश वास्तव में भूतों से निपटने में एक विशेषज्ञ थे। उसके आसपास होने से स्थिति उलट गई। मार डालो, सुयश चिल्लाया और अपने शिष्यों के साथ भूतिया जीवों की लहर में उड़ गया। 9 स्वर्ग दिव्य दानव तावीज की वृद्धि के साथ लोगों का समूह भूतों का वध करने के लिए 9 स्वर्ग दिव्य दानव शक्ति उधार ले सकता था। रहस्यमयी रोशनी चमकने के बाद जगह जल्दी ही साफ हो गई। बहेरिन और अन्य लोग दूर से ही उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। बुरी आत्माओं का खात्मा आसान था। सुयश ने उन्हें निराश नहीं किया। 10 सेकंड के बाद मौजूद सभी भूतों को उन्होंने मार डाला। गुरु, हम जीत गए। टाइगर ड्रैगन माउंटेन के शिष्यों ने प्रसन्न भाव प्रकट किए और अपने कैनवास टोट से एक छोटी काली लौकी निकाली। ये टाइगर ड्रैगन माउंटेन में हर किसी की जरूरत की धर्म कलाकृति थी, ऊर्जा सुदृढ़ीकरण लौकी। हर बार जब वह किसी बुरी आत्मा को वश में करता या मारता तो वह अपनी भविष्य की साधना के लिए उसके आसपास बची हुई भूतिया आभा को अवशोषित करने के लिए ऊर्जा सुदृढ़ीकरण लौकी का उपयोग कर सकता था। सुयश ने अपने माथे पर पसीना पोंछा और थकावट महसूस की। उसने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, मैंने इस बार बहुत ऊर्जा खर्च की, लेकिन सौभाग्य से मैंने बहुत कुछ हासिल भी किया। इन भूत आभा को इकट्ठा करो और उन्हें वापस लाओ। वे मेरी साधना को कम से कम 10% तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही उसने कैनवास टोटे से एक ऊर्जा सुदृढ़ीकरण लौकी भी निकाली।
उसने लौकी के मुंह पर विशेष महोगनी स्टॉपर खोला और आसपास की भूत आभा को अवशोषित करने के लिए तैयार हो गई। हा हा हा। इस समय दूर के आकाश से अचानक जंगली हंसी की आवाज आई। एक पल में भूत आभा सुयश के चारों ओर बिखर गई और बाकी फिर से इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की लाखों काली धाराएं बिना रुके तैर रही हों। अभी जो आकाश चमक रहा था वह अचानक फिर से काला हो गया और ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है। उन्होंने देखा कि उनके सामने 1000 मीटर से ज्यादा दूर तक काला धुआं घूम रहा है। काले ड्रैगन कवच में एक विशाल भूतिया प्राणी अपने हाथ में कृपाण लेकर दौड़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन से सैकड़ों भूत निकल रहे थे। कुछ ही सेकंड में सुयश और बाकी लोग भूतों से घिर गए। अरे, हमारे साथ धोखा हुआ है। सुयश की नज़र संदीप के भूत पर टिक गई। इस भूत सेनापति ने भूत स्थानांतरण तकनीक का इस्तेमाल किया है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो उसके अधीनस्थ कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएंगे। ये सुनकर टाइगर ड्रैगन माउंटेन के शिष्यों को आशंका हुई। उस स्थिति में भूत सेनापति संदीप ने खुद को प्रकट करने से पहले जानबूझकर अब तक इंतजार किया। उसका उद्देश्य भूतों की पहली लहर के साथ सभी की ऊर्जा को खत्म करना था। जब सभी कमजोर हो जाते तो वह अराजकता का फायदा उठाकर उन्हें सीधे मार सकता था। वह वास्तव में चालाक है। न केवल टाइगर ड्रैगन माउंटेन के शिष्य हैरान थे, बल्कि बहेरिन और अन्य दसियों हजार जनजातियों को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने न केवल भूतों का सामना किया, बल्कि युद्ध की रणनीति में निपुण एक भूत सेनापति का भी सामना किया। उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। क्या नहीं था? बहेरिन चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। स्वर्गीय गुरु सुयश, क्या तुम में अभी भी लड़ने की ताकत है? सुयश अवाक रह गया। बहेरिन और अन्य लोगों से 4-5 किलोमीटर ऊपर राजमहरा अपनी 4 बेटियों के साथ हवा में रुक गया। वाह, क्या वह काली चीज भूत है? ये पहली बार था जब छोटी लड़कियों ने भूत देखा था। वे सभी उत्सुक थीं। राजमहरा ने सिर हिलाया। हाँ, चूंकि इस समय वहां कोई खूनी नरसंहार का दृश्य नहीं था, इसलिए राजमहरा को अपनी बेटियों को भूतों का असली रूप दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार एक भूतिया साधक वह व्यक्ति था जिसका सामना उन्हें अपने साधना पथ पर निश्चित रूप से करना था। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। भूत वास्तव में बदसूरत होते हैं। रिया ने सिर हिलाया। ये सही है, यह अंधेरा है और बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखता। अलीशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। क्या लोग मरने के बाद इतने बदसूरत हो जाते हैं? ओम्स। राधिका ने अपना सिर जोर से हिलाया। तो मैं मरने के बजाय एक स्वर्गीय कुत्ता जानवर बन जाना पसंद करूंगी। राजमहरा ने चारों छोटी लड़कियों को धीरे से देखा। बच्चों, डैडी वादा करते हैं कि तुम सब हमेशा जीवित रहोगी और हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहोगी। राजमहरा इन छोटी छोटी प्यारी लड़कियों को मरने कैसे दे सकता था? सिस्टम के साथ राजमहरा को यकीन था कि वह निश्चित रूप से उन्हें अमर बना सकता है। ठीक है, हमें ये सुनकर राहत मिली। राजमहरा की गारंटी मिलने के बाद छोटी लड़कियां तुरंत खुश हो गईं। राजमहरा ने प्यार से मुस्कुराया और देखा कि भूत जनरल संदीप सुयश और बाकी लोगों के पास पहुंचने वाला था। उसने अपनी उंगली हवा में उठाई और मिस्टिक मून फॉर्मेशन, जो टूटने के कगार पर था, कई गुना फैल गया और आसपास के इलाके को घेर लिया। अध्याय 94। हाँ, सुयश मदद नहीं कर सका, लेकिन ऊपर देखा और पाया कि मिस्टिक मून फॉर्मेशन ने पूरी तरह से आकार ले लिया था। विशाल संरचना से रक्त के रंग की रोशनी निकली जिसने सभी भूतों को पूरी तरह से घेर लिया। मैं मिस्टिक मून फॉर्मेशन की शक्ति के तीसरे स्तर को ही उजागर कर सकता हूं, लेकिन अब ये 100% उजागर हो चुका है। सुयश कांप उठा और उसने अत्यंत श्रद्धापूर्ण भाव प्रकट किया। आक्रमण करने वाला कौन था? उसने जल्दी से मुड़कर चारों ओर देखा। दूर आसमान में सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी तैर रहा था। उसके बगल में 4 प्यारी छोटी लड़कियां थीं जो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी दिख रही थीं। उस आदमी की आभा किसी देवता जैसी थी। सिर्फ उसकी उदासीन उपस्थिति ने ही लोगों को अपने दिल की गहराइयों से उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इस समय बहेरिन और अन्य लोगों ने आकाश में राजमहरा की आकृति भी देखी। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। बहेरिन बहुत उत्साहित थी। साम्राज्य यहाँ है, इस बार हम वास्तव में बच गए। जैसे ही उसने चिल्लाया, न केवल सभी जनजातियों के लोग, बल्कि सुयश और टाइगर ड्रैगन पर्वत के अन्य साधक भी विस्मय में आ गए। यहाँ तक कि भूत सेनापति संदीप, जो सभी को मार डालने के लिए चिल्ला रहा था, अचानक स्तब्ध रह गया। इस समय सभी की निगाहें राजमहरा पर थीं। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी से जैसी उम्मीद थी, उसकी आभा वास्तव में असाधारण है। साम्राज्य ने आसानी से रहस्यवादी चंद्र संरचना को पूरी तरह से आकार दे दिया। उसके तरीके वास्तव में असाधारण हैं। एक साधारण भूत महारानी के पति के सामने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सभी के दिलों में उदासी दूर हो गई। राजमहरा की उपस्थिति के कारण वे उत्साहित हो गए। संदीप का चेहरा भय से भर गया। यदि मिस्टिक मून फॉर्मेशन में केवल 3 स्तर की शक्ति होती तो वह निश्चित रूप से इसे गंभीरता से नहीं लेता। भले ही यह मिस्टिक मून फॉर्मेशन की शक्ति का 60 से 70% था, यह उसके लिए जानलेवा फॉर्मेशन नहीं था। हालांकि एक पूर्ण मिस्टिक मून फॉर्मेशन बहुत घातक था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सरणी उत्तरी मिस्टिक हेवन के कंसोर्ट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई थी। भले ही राजमहरा ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया हो, लेकिन संदीप को पहले से ही गहरा डर महसूस हो रहा था।
यदि कोई भूत मारा जाता तो यह आत्मा और दाऊ की मृत्यु होती। ये पूरी तरह से गायब हो जाता। कृपया हमें छोड़ दें। संदीप चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि राजमेहरा ने केवल उदासीनता से उसकी ओर देखा और अपनी तर्जनी को हिलाया। उफ! उसी क्षण एक चमकदार रक्त रंग की रोशनी पागलों की तरह घूमने लगी और एक तूफान में तब्दील हो गई जिसने मिस्टिक मून फॉर्मेशन में तबाही मचा दी। जहां भी वह गई सभी भूत टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल 2 या 3 सेकंड में संदीप सहित सभी भूत धूल में मिल गए। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद थी, चाहे जितने भी भूत हों वे उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। सुयश की नज़र राजमेहरा की ओर देखते हुए कांप उठी जो आसमान में ऊंचे स्थान पर था। उसके दिल में गहरी प्रशंसा उमड़ पड़ी। धन्यवाद कॉन्सर्ट। बहेरिन ने नेतृत्व किया और जनजाति के सभी सदस्य घुटनों के बल झुके और झुके। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भगवान की पूजा कर रहे हों। राजमेहरा ने कमरे में अपनी नज़र घुमाई और अपनी बेटियों को खाने के लिए वापस लाने की तैयारी की। छोटी लड़कियां भूतों को मारने के लिए उसके साथ जाने के लिए भूखी थीं, इसलिए राजमेहरा स्वाभाविक रूप से उन्हें यहां और अधिक समय तक रहने नहीं दे सकता था। हालांकि जैसे ही राजमेहरा मुड़ने वाला था, दूर का आकाश अचानक काला हो गया। शून्य से एक विशाल काली हथेली प्रकट हुई और उसने राजमेहरा को पकड़ लिया। सुयश ने कहा, यह पाताल लोक का भूत पंजा है। टाइगर ड्रैगन माउंटेन के शिष्यों ने तुरंत पूछा, गुरु, पाताल लोक का भूत पंजा क्या है? सुयश ने जल्दी से कहा, यह एक जानलेवा चाल है जिसका उपयोग केवल भूत राजा ही कर सकता है। यह आत्मा पर हमला करने में माहिर है। भयानक बात यह है कि इस चाल का उपयोग करने वाला भूत राजा मौजूद भी नहीं था। हालांकि वह अपने पंजों को शून्य से बाहर निकालने में सक्षम था। इसका मतलब है कि उसकी साधना कम से कम आत्मा अवस्था के शिखर पर है। सुयश ने 4000 से अधिक वर्षों तक साधना की थी और वह केवल आत्मा अवस्था के प्रारंभिक चरण में था। स्वाभाविक रूप से उसे भूत राजा के प्रति थोड़ा डर लगा जो आत्मा अवस्था के शिखर से ऊपर था। उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा और निष्कर्ष निकाला कि भूत राजा जिसने नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ का उपयोग किया था वह संभवतः हजारों मील दूर नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड में छिपा हुआ था। हालांकि जब उसकी नज़र फिर से राजमेहरा पर पड़ी तो वह तुरंत शांत हो गया। भूत राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी तुलना कॉन्सर्ट से नहीं की जा सकती। ये संभावना थी कि भूत राजा के चुपके से किए गए हमले से कॉन्सर्ट क्रोधित हो जाएगा और खुद पर विपत्ति ला देगा। धमाका! जैसा कि सुयश ने उम्मीद की थी, जब नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ अभी भी राजमेहरा से 1000 फीट दूर था तो वह राजमेहरा की नज़र से चकनाचूर हो गया। राजमेहरा ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और दूर की ओर देखा। उसने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम मौत को दावत दे रहे हो? वह बता सकता था कि नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड की दिशा में दिखाई दिया था। शुरू में अगर इतना कम स्तर का भूत राजा अच्छा व्यवहार करता तो राजमेहरा कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता। हालांकि अब जब उसने उस पर घात लगाने की हिम्मत की तो राजमेहरा केवल पाताल लोक के निषिद्ध मैदान को ही उलट सकता था। छोटी लड़कियों को भी एहसास हुआ कि वहां और भी शक्तिशाली भूत थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से राजमेहरा का हाथ खींच लिया। पिताजी, हमें भूख लगने की चिंता मत करो। चलो उन बुरे लोगों और भूतों को सबक सिखाना जारी रखते हैं। उसने हमें पकड़ने के लिए वास्तव में इतना गंदा हाथ इस्तेमाल किया। उसे वास्तव में स्वच्छता की परवाह नहीं है। पिताजी, चार्ज करें। छोटी लड़कियां सभी राजमेहरा की बाहों में थीं। छोटी रिया एक छोटे बंदर की तरह राजमेहरा के कंधे पर चढ़ गई और अपना छोटा हाथ पाताल लोक के निषिद्ध मैदान की ओर बढ़ाया। ये देखकर कि उनकी बेटियां इतनी लड़ने की भावना से भरी हुई थीं, राजमेहरा हंसे। ठीक है पिताजी, तुम लोगों को बुरे लोगों से लड़ने के लिए लाते रहेंगे। ऐसा कहकर उसने अपनी बेटियों का नेतृत्व किया और वे प्रकाश की धारा में बदल गईं जैसे ही वे नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड की ओर उड़ीं। सुयश ने जल्दी से शिष्यों की ओर देखा। कंसोर्ट नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड में भूत राजा की तलाश करने जा रही है। चलो एक नज़र डालते हैं। सभी शिष्यों ने जल्दी से सिर हिलाया। भूत राजा अत्यंत दुर्लभ थे। अगर वे बगल से देख सकते थे कि कंसोर्ट ने भूत राजा को कैसे नष्ट किया तो शायद वे थोड़ा सीख सकते थे। टाइगर ड्रैगन माउंटेन जैसे संप्रदाय के लिए जो भूतों से निपटने में माहिर थे, अगर वह कंसोर्ट से थोड़ा सीख सकता था तो उसे निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल होगा। नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड, यह एक सर्पिल के आकार का विशाल गड्ढा था जो 10,000 ली गहरा था। ये पूरी तरह से अंधेरा था, नरक जैसा। गड्ढे के तल पर 10,000 ली की परिधि वाला एक भूत शहर था। भूत शहर बुरी और क्रूर आत्माओं से भरा हुआ था और यह एक काला द्रव्यमान था जो ज्वार की तरह बह रहा था। भूत शहर के केंद्र में स्थित इमारत मुख्य हॉल थी जहां भूत राजा था। इस समय भूत राजा वरुण का चेहरा आतंक से भर गया था और उसके दाहिने हाथ से लगातार गहरा लाल रक्त बह रहा था। आखिर किस तरह की शक्तिशाली आकृति मेरे पाताल लोक के भूत पंजे और यहां तक कि मेरे मुख्य शरीर को भी गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थी? वरुण ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। इससे पहले भूत जनरल संदीप के साथ उसका संबंध टूट गया था, जिससे उसे यह आभास हो गया था कि संदीप को खत्म कर दिया गया है। इसकी तह तक पहुंचने के लिए उसने हजारों मील दूर से स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को बलपूर्वक सक्रिय किया। चूंकि उसकी आध्यात्मिक भावना बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए वह केवल एक सफेद आकृति को ही ध्यान आकर्षित करते हुए देख सकता था।
उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका देने के लिए उसने अपने सच्चे सार का इस्तेमाल करके नेदरवर्ल्ड घोस्ट क्लॉ को अंजाम दिया। अप्रत्याशित रूप से यह विफल हो गया। न केवल उसका छिपकर किया गया हमला विफल हो गया, बल्कि उसका मुख्य शरीर भी घायल हो गया। इससे वह बहुत भयभीत हो गया। संदीप की मौत निश्चित रूप से उस पावर हाउस के कारण हुई थी और मेरा दाहिना हाथ घायल हो गया था। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ केवल अस्थायी रूप से छिप सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद वरुण ने उस पावर हाउस से सीधे टकराव न करने का फैसला किया। सतर्क रहना बेहतर था। फिर उसने शहर की सभी बुरी आत्माओं को आदेश दिया, पत्थर का दरवाजा बंद करो और नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड को सील कर दो। अनगिनत बुरी आत्माओं ने आदेश सुना। वे तुरंत ज्वार की तरह घोस्ट सिटी के ऊपर इकट्ठा हो गईं। एक विशाल चट्टान को धकेलते हुए जो दसियों हजार मीटर ऊंची थी, उसने घोस्ट सिटी और नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड के बीच के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अध्याय 95 धमाका। मार्ग अवरुद्ध होने के बाद वरुण को आखिरकार राहत मिली। ऐसा कहा जाता है कि नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड को प्राचीन काल के एक अत्यंत सक्षम यिन भगवान ने बनाया था। उस समय उन्होंने पृथ्वी को छेदने के लिए एक दिव्य उपकरण का उपयोग किया था, जिससे ये नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड पीछे रह गया। हर युद्ध के दौरान अनगिनत भूत जो अपनी लाशों से अलग हो गए थे, साथ ही युद्ध के मैदान से पैदा हुए भटकते भूत इस जगह पर बाढ़ आ जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये जगह पूर्वी बंजर भूमि में एक प्रसिद्ध भूत भूमि बन गई। बाद में यह अज्ञात था कि किस शक्तिशाली व्यक्ति ने उत्तर में काले सागर से ऑब्सीडियन का एक टुकड़ा निकाला था और नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे अधिक से अधिक भूत नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड में घुसते गए, ऑब्सीडियन को अंततः हटा दिया गया। भूत राजा बनने के लिए साधना करने के बाद वरुण ने भूमि पर कब्जा करने के लिए नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड में घुसपैठ की थी। इसके अलावा उसने भूत शहर को मानव दुनिया से जोड़ने के लिए ऑब्सीडियन का इस्तेमाल किया। जब तक वह चाहता, वह ऑब्सीडियन चट्टान को दूर ले जा सकता था और भूतों को तबाही मचाने के लिए छोड़ सकता था। और अगर उसे खतरा महसूस होता तो वह भूतों को फिर से ऑब्सीडियन को अवरुद्ध करने के लिए कहता। यह ऑब्सीडियन बेहद कठोर और मोटा है। जब तक आपके पास असाधारण क्षमताएं नहीं हैं, कोई भी इसे नहीं खोल सकता। वरुण आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने अपनी बांह को देखा जो राजमहरा द्वारा घायल हो गई थी। उसने अपने दांत पीस लिए और एकांत में जाने का फैसला किया। वह ऑब्सीडियन को फिर से दूर ले जाने से कम 1000 साल तक साधना करेगा। एक सफेद पोशाक में एक खूबसूरत युवती नीचे तैरती हुई आई। उसने ध्यान से नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन ग्राउंड को देखा। रेखा ने भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। ये क्यों अवरुद्ध है? उसे अच्छी तरह याद था कि आधा साल पहले जब वह यहाँ आई थी, तब पाताल लोक निषिद्ध भूमि का प्रवेश द्वार अभी भी खुला था। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया और एक विशाल काले पत्थर ने प्रवेश करने का रास्ता काट दिया। छोटी बहन। आसमान से एक सफेद आकृति उतरी और रेखा का ध्यान आकर्षित किया। रेखा ने अखिल की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ भाई, तुम यहाँ क्यों हो? वह और अखिल दोनों ही स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि के शिष्य थे। अखिल हमेशा उसका अच्छा ख्याल रखता था। सतह पर वह खुद को उसका भाई कहता था। वास्तव में रेखा जानती थी कि वह हमेशा उससे प्यार करता था। हालांकि रेखा ने हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह माना था। उसके दिमाग में केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था। अखिल मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि हाल ही में एक भूत राजा ने नर्क की निषिद्ध भूमि में घुसपैठ की है। मैंने सुना है कि आप अपनी क्लियर शेडो तलवार को फिर से तड़का लगाने के लिए नर्क की निषिद्ध भूमि में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, रेखा ने थोड़ा झुककर कहा। अगर वहां वास्तव में कोई भूत राजा होता तो वह आसानी से उससे निपट नहीं पाती। अगर अखिल उसकी मदद भी करता तो भी यह खतरनाक होता। रेखा अखिल से इतना बड़ा उपकार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वरिष्ठ भाई, चूंकि नीचे कोई भूत राजा हो सकता है, इसलिए चलो। अखिल के जवाब देने से पहले एक और आकृति जमीन पर उतरी। रेखा और अखिल ने पलटकर देखा और उनके सामने लाल लबादे में एक सुंदर युवक खड़ा था। अखिल ने भौहें सिकोड़ी। अक्षय, तुम यहाँ क्यों हो? ये व्यक्ति दीर्घायु संप्रदाय का युवा संप्रदाय गुरु अक्षय था। उसकी साधना आध्यात्मिक चक्रचरण के शिखर पर थी। पूर्वी बंजर भूमि की विलक्षणता रैंकिंग सूची में अखिल को प्रथम स्थान मिला था, जबकि अक्षय को दूसरा स्थान मिला था। ये कहा जा सकता है कि वे दोनों लगभग बराबरी के थे। वे दोनों पूर्वी बंजर भूमि के युवा विलक्षण लोगों में असाधारण प्रतिभाशाली थे। अखिल को अक्षय के बारे में सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि वह रेखा को भी पसंद करता था। हालांकि अक्षय को नहीं पता था कि रेखा के मन में भी उसके लिए कोई भावना नहीं थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ये भी सुना है कि जूनियर बहन किंग्योन यहाँ तलवार चलाने का अभ्यास करने आई थी, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था। रेखा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। भूल जाओ, मैं आज प्रशिक्षण नहीं लेना चाहती। तुम दोनों वापस जा सकते हो। अक्षय ने अपना सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर किंग्योन, मुझे पता है कि आप इस बात से चिंतित हैं कि भूत राजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम तीनों आध्यात्मिक चक्रचरण के शिखर पर हैं और हमारे पास अपनी गुप्त तकनीकें हैं। अगर हम तीनों एक साथ काम करते हैं तो मैं यह नहीं कह सकता कि हम भूत राजा को हरा पाएंगे। कम से कम जब आप खतरे में होंगे तो हम निकल सकेंगे। अखिल भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, यह सही है,
हम तीनों गारंटी दे सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से आ और जा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। न केवल वह पूर्वी बंजर भूमि में 5वें स्थान पर थी, बल्कि वह नंबर 1 सुंदरी के रूप में भी जानी जाती थी। अगर कोई उसके सामने डर दिखाता तो उसके लिए लड़ाई छोड़ना बराबर होता। उन दोनों को इतना आक्रामक होते देख रेखा खुद को रोक नहीं पाई। वह अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। पाताल लोक निषिद्ध भूमि अवरुद्ध है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर के सभी भूत नष्ट हो गए हों? अखिल उनके पास गया और बोला। अक्षय भी आगे बढ़ा और इस अनोखी विशेषता की खोज की। उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार हाल के दशकों में कभी भी चट्टान से अवरुद्ध होने की स्थिति नहीं आई थी। हमेशा कुछ संप्रदायों के लिए अनुभव प्राप्त करने का प्रशिक्षण मैदान रहा है। अगर इसे अवरुद्ध कर दिया जाता तो अंदर के भूत नष्ट हो सकते थे। हालांकि वह कौन था जिसके पास भूत राजा को नष्ट करने और पाताल लोक निषिद्ध भूमि को इतनी बड़ी चट्टान से अवरुद्ध करने की क्षमता थी? अखिल और अक्षय को कुछ पता नहीं था। उन दोनों ने पहले मार्ग खोलने और स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। आखिरकार रेखा के सामने अच्छा प्रदर्शन करने का यह एक मौका था। वे इसे चूक नहीं सकते थे। मुझे पत्थर को हटाने की कोशिश करने दो। अखिल ने अपनी आंतरिक उड़ान तलवार निकाली और अपनी सच्ची शक्ति को एकाग्र करके एक चमकदार तलवार आभा बनाई। स्वर्गीय जैद सम्राट तलवार। स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि की निषिद्ध तलवार तकनीक उसके हाथों में असीम शक्ति के साथ फट गई। तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, क्योंकि यह सीधे नीचे ओब्सीडियन पर वार करती थी। धमाका। एक जोरदार धमाके के बाद ओब्सीडियन चट्टान से बजरी का एक बड़ा टुकड़ा निकला। लेकिन बस इतना ही। अखिल की आंतरिक उड़ान तलवार ओब्सीडियन चट्टान में धंस गई, जिससे उसके मुंह का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर रह गया। अखिल शर्मिंदा लग रहा था। उसका पूरा हमला ओब्सीडियन चट्टान में सिर्फ एक छोटा सा छेद कर सकता था। इतनी बड़ी चट्टान को हिलाने में कितना समय लगेगा? मुझे कोशिश करने दो। अक्षय ने गंभीर भाव से अपनी आंतरिक उड़ान तलवार निकाली। उसने दीर्घायु संप्रदाय की निषिद्ध तलवार शैली का चरम प्रदर्शन करते हुए अपने शरीर में सच्चे सार को प्रसारित किया और फिर उसे काट दिया। धमाका। तलवार की आभा फट गई, जिससे ओब्सीडियन चट्टान पर सिर्फ 1 इंच गहरा कट रह गया। ओब्सीडियन की तुलना में ये निशान समुद्र में एक बूंद के समान था। मैं नहीं कर सकता। अक्षय ने भी अजीब तरह से भौहें सिकुड़ी। रेखा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा लग रहा था कि नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड में क्लियर शेडो तलवार को शांत करने की उसकी योजना विफल हो गई थी। उसे कहीं और जाना चाहिए। वह भी मुड़ी ही थी कि उसने एक सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी को 4 प्यारी छोटी लड़कियों के साथ उड़ते हुए देखा। सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वह नश्वर दुनिया में उतर रहे एक देवता की तरह सुंदर लग रहा था। रेखा अचानक दंग रह गई। वास्तव में इस दुनिया में एक ऐसा सुंदर आदमी है। राजमहरा अपनी बेटियों के साथ जमीन पर उतरने के बाद वह जल्दी से पाताल लोक निषिद्ध भूमि के किनारे चला गया। अखिल ने मुड़कर उसे विस्मय से देखा। मैं स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि से अखिल हूँ। नमस्कार, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। उस दिन जब उसने आध्यात्मिक तलवार पर्वत पर चुंबकीय तलवार भ्रूण को छीनने की कोशिश की, राजमहरा की अद्वितीय सुंदरता को देखने के बाद उसने राजमहरा की बहुत प्रशंसा की। अखिल ने कभी नहीं सोचा था कि वह राजमहरा से फिर से मिल पाएगा। रेखा और अक्षय ये सुनकर चौंक गए। दोनों ने जल्दी से सिर झुकाया। स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि की रेखा पत्नी को सम्मान देती है। दीर्घायु संप्रदाय के अक्षय पत्नी को सम्मान देते हैं। रेखा की आंखों में प्रशंसा की झलक थी। राजमहरा की शक्ल और मिजाज उसके स्वाद के अनुकूल थे। जहां तक अक्षय की बात है, उसकी आंखें श्रद्धा और प्रशंसा से भरी हुई थीं। हालांकि वह पूर्वी बंजर भूमि का एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी की तुलना में कुछ भी नहीं था। संयोग से पत्नी से मिलने में सक्षम होने से वास्तव में उसे और यहां तक कि पूरे दीर्घायु संप्रदाय को सम्मानित महसूस हुआ। राजमहरा के अभिवादन का उत्तर देने के बाद वह अपनी बेटियों के साथ आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक विशाल ऑब्सीडियन ने नेदरवर्ल्ड फॉरबिडन लैंड को अवरुद्ध कर दिया है। राजमहरा ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और तुरंत 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी को अंजाम दिया। उसने एक बिजली मंत्र मुहर बनाई और उसे हवा में फेंक दिया। गड़गड़ाहट। तुरंत आकाश का रंग बदल गया। 5000 किलोमीटर के दायरे में 5 रंगों के बिजली के बादल से अरबों 5 रंग के बिजली के ड्रैगन निकले। राजमहरा के हाथ में दिव्य बिजली की एक विशाल गेंद इकट्ठी हुई। रेखा, अखिल और अक्षय ने जल्दी से चकमा दिया। वे जानते थे कि कॉन्सर्ट ने ऑब्सीडियन को विस्फोट करने के लिए दिव्य बिजली का उपयोग करना चाहा होगा। और एक बार जब ऐसी भयानक दिव्य बिजली फट गई तो एक शॉकवेव भी उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी या मार भी सकती थी। दूर रहना ही बेहतर था। राजमहरा के पास अजेय वर्जित की सुरक्षा थी और वह दिव्य बिजली के विस्फोट से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। इस प्रकार उसने लापरवाही से दिव्य बिजली के समूह को नीचे फेंक दिया। पलक झपकते ही विस्फोट की आवाज ने उनके आसपास के वातावरण को हिला दिया, क्योंकि सूक्ष्म हवाएं अंतहीन रूप से गरज रही थीं। विशाल ऑब्सीडियन चट्टान तुरंत बिखर गई।